आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्म 1 के लिए। और इंग्लिश में आपको कराने वाला हूं मैं इस वीडियो में। सेकंड एपिसोड है, छोटे छोटे एपिसोड होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते चलेंगे और आने वाले समय में क्वेश्चन की संख्या जो है वो बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट यूजर नेम है मेरा इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि सोवियत यूनियन वाज डिसइंटीग्रेटेड इनटू डैश नंबर ऑफ कंट्रीज। आपको पता होगा कि जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर जो था, वो 15 देशों को यानी 15 रिपब्लिक्स कंट्री को मिलाकर बना था। तो अगर वो डिसइंटीग्रेट भी होगा तो वो कितने देशों में होगा? 15 ही होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वट वॉज द सडन कॉज ऑफ अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग जो था उसके लिए तात्कालिक कारण क्या था? जो अचानक, मतलब ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से अरब स्प्रिंग हुआ? ऑप्शन में है डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी की डिमांड तो हुई थी भाई इस आंदोलन में। अगला है सेल्फ इमोलेशन ऑफ मोहम्मद बाउजीजी। और आगे है डिमांड ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, ऑल ऑफ अबव। देखिए, आंसर में अगर आप देखोगे तो सारे ही पॉइंट आपके सही है, यहाँ पे गलत एक भी पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि सडन कॉज कौन सा था, तो सडन कॉज जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आपको पता होगा कि जो मोहम्मद बाउजीजी था उसने अपने आप को आग लगा ली थी। उसके बाद उसकी जो वीडियो थी वो वायरल हो गई थी और उसके बाद फिर एक आंदोलन खड़ा हो गया था। तो अगर हम सडन कॉज को के रूप में देखें तो ऑप्शन बी अपना ठीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ भी है पहले। ठीक है, तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जो है ये जेसी कुमारप्पा के द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्थशास्त्री भी थे। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज बगदाद ट्रीटी। बगदाद ट्रीटी के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किसको? तो देखिए, सेंटो को पहले बगदाद ट्रीटी के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको सेंटो के नाम से भी जाना जाने लगा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ द यूनेस्को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यू टॉपिक है तो आपके पेपर में आएगा। अब देखिए, यूनेस्को के मैं यहाँ पे ऑप्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यूनाइटेड नेशनल, जबकि यूएन से तो यूनाइटेड नेशन बनता है, बट यहाँ पे यूनाइटेड नेशनल, तो ये तो आपका बिल्कुल कट हो जाएगा, इसको काट दो, ये तो हो ही नहीं सकता। अगले ऑप्शन को देखो तो यूनिवर्सल नेशनल, यूनिवर्सल तो होगा ही नहीं, तो इसे भी काट दो। यानी अपने दो ऑप्शन बिल्कुल कट हो गए हैं। अब आप एक बार ऊपर के ऑप्शन को देखो, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। फिर आगे है एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये हमारा ए ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये कारगिल युद्ध जो है ये कब का है, कौन से ईयर का है? ऑप्शन देखिए 47, 65, 71 और 99। तो देखिए 65 में तो लाल बहादुर शास्त्री थे, उस समय एक 65 में युद्ध हुआ था, ये नहीं होगा। 1971 में जो बांग्लादेश वाला जो विवाद था वो हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1999। अगला है कि इंडिया ज्वाइंट यूएन इन डैश ईयर, यानी कि कौन से साल में इंडिया ने यूएन ज्वाइन करा था? तो देखिए, यूएनओ जो बना था वो बना था 24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर 1945 को, और भारत ने इसको ज्वाइन कर लिया था 30 अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर 1945 को। यानी कि आंसर तो इसका 45 ही होगा। तो अब आप ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है, आप जो ऑप्शन नहीं है उसको कट कर देते हैं। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? 45 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन ऑफ यूएन इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी। जो यूएनओ है उसके कई अंग हैं जिसके बारे में हमने चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था। तो उन अंगों में से कौन सा अंग ऐसा है, कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो कि पीस एंड सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन में है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल। इसको यूएनएससी भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आ सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है रीजन एंड असर्शन वाला। तो असर्शन आपके सामने है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन एनजीओ दैट कंपेनिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको पता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक एनजीओ है और ये ह्यूमन राइट के लिए ही काम करता है। तो अपना जो स्टेटमेंट है असर्शन वाला ये बिल्कुल ठीक है,
यहाँ पे कोई कमी नहीं है। लेकिन हम रीज़न को भी एक बार चेक कर लेते हैं। रीजन में आपको बताया जा रहा है कि द यूएन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी ठीक है भाई, जो यूएनओ है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ पे बात चल रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल की और यहाँ पे बात चल रही है यूएनओ की। दोनों अलग अलग टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो दूसरी इंटरनेशनल एनजीओ है, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, ठीक है। लेकिन जो आर है वो अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है इसकी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कार्टून। पेपर में बहुत आते हैं ऐसे कार्टून, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये कौन है? ये है नेहरू, ठीक है, नेहरू। और एक तरफ है प्राइवेट सेक्टर, एक तरफ है पब्लिक सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। अब यहाँ पे क्या था कि आपको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं मतलब दो तरह के लोग थे हमारे देश में। एक ऐसे थे जो कहते थे कि कहीं ना कहीं हमें कम्युनिज्म को सपोर्ट करना चाहिए, कम्युनिज्म को अपनाना चाहिए, ठीक है, सोशलिज्म की तरफ जाना चाहिए हमें। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो कि कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को बेहतर मानते थे, यानी पूंजीवाद को बेहतर मानते थे, कुछ समाजवाद को बेहतर मानते थे, सोशलिज्म को। तो यहाँ पे बात ये थी कि भाई हमें इसके बीच में बैलेंस बनाना था। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक तरफ पब्लिक सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में नेहरू ने बैलेंस बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपके सामने है कि आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज होल्डिंग द बैलेंसिंग बीम बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि कौन वो नेता है, इसको पहचानना है आपको, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो इसकी मांग उठी थी। तो आंसर मैंने आपको बता दिया था, नेहरू। तो आपके सामने ऑप्शन में है ए ऑप्शन, जो आपका है यही करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही जो आपके टर्म 1 में क्वेश्चन आने वाले हैं उन पे प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।